जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो ये एंजाइम है अपने रिकॉग्निशन साइट को पहचानता है। जैसे कि मैंने बताया था पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब होता है, अगर हम इसको आगे की तरफ से भी पढ़ेंगे तो सेम है, MALAM, MALAM मलयालम, वैसे ही मैडम, वैसे ही ये डीएनए के जो अपने न्यूक्लियोटाइड्स है उनको पहचानेगा। इस सीक्वेंस को पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। और इसी सीक्वेंस को जो अगर हमको इंसुलिन का चाहिए, जिसके भी जीन चाहिए, उसको वो आणविक कैंची जो है कट करता है। इस प्रकार हमको डीएनए का हम खंडन कर लेते हैं। तीसरी विधि हमारी है डीएनए खंड का संवाहक से बंधन। अब डीएनए के तो कई खंड हैं, बहुत सारे डीएनए के टुकड़े मिल गए। अब कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कि ये वाला हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि, जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का यूज़ करेंगे। जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या किया जाता है, आप लोगों ने जब प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने एल्गी देखा होगा। एल्गी में हम लोग जाते हैं, रेड एल्गी में जिलेडियम एक पदार्थ मिलता था, उसी से ही हम एग्रोज जेल जो पदार्थ है वो प्राप्त करेंगे। एक हम बेड बनाएंगे, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, एग्रोज जेल का एक बेड बनाएंगे। एग्रोज जेल कहाँ से लाई मैं, जिलेडियम, प्लांट किंगडम याद करिए, वहाँ से हम लोग रेड एल्गी से जिलेडियम, और उससे हम लोग एग्रोज का एक बेड बनाएंगे, यानी ये वाला जो बॉक्स है ये बना लेंगे। ये जो रहता है ना, इसका विशेष गुण रहता है, ये पोरस होता है, यानी छेद होता है, इसके अंदर से ना डीएनए के टुकड़े जो है ना पार हो सकते हैं, तो इसका ये विशेष गुण रहता है। और ये जो चार दिख रहे हैं, चार कुएं, वेल बोलते हैं, कुएं जैसे बनाते हैं जिसमें डीएनए के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। और जो डीएनए के टुकड़े हैं ना वो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, यानी कैथोड माइनस वाले। तो हम उसके उस तरफ, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, माइनस, क्योंकि ये तो माइनस वाले हैं तो एनोड लगाए हुए हैं, यानी प्लस। तो ये टुकड़े क्या करेंगे, अपने साइज के अकॉर्डिंग इस पोरस जो एग्रोज जेल है उससे होते हुए प्लस की तरफ दौड़ेंगे, और प्लस की तरफ जब भागते हैं तो वो अपनी स्थिति खुद तय कर लेते हैं, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के वो जल्दी जल्दी चले जाते हैं पार करके, उस तरफ चले गए हैं देखिए आप, और इस तरफ बड़े बड़े टुकड़े बच गए हैं क्योंकि उस छेद से वो पार नहीं कर पाए। इस प्रकार इस इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से क्या होता है, पूरे जो है सही साइज में बिछ जाते हैं, यानी बड़े बड़े साइज इस तरफ दिख रहे हैं और छोटे साइज जो है पार हो गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर इथियम ब्रोमाइड एक है रंग या डाई, वो डाल देते हैं, जिससे ये क्या है कलरफुल हो जाते हैं, क्योंकि जो डीएनए का टुकड़ा है वो रंगहीन था तो ये टुकड़े जो है कलरफुल हो जाते हैं। अब उसके ऊपर हम लोग एक पराबैंगनी किरण का एक लैंप, जैसा डायग्राम में देख रहे हो, पराबैंगनी किरण हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, ये डीएनए के जो टुकड़े हैं ऑरेंज कलर के या नारंगी कलर के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें से हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब जब हम लोग इसको लेंगे, इसको जब निकालेंगे, अब इस चित्र में देखिए, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक स्पून की सहायता से लेंगे और एक बीकर में उसको हम लोग डालेंगे। लेकिन जब हम लोग लेके आएंगे, डीएनए का सिर्फ टुकड़ा तो नहीं आएगा, उसके साथ थोड़ा सा जीएन उसमें आ जाएगा ना, जो एग्रोज का जो पदार्थ है वो भी आ जाएगा। तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट और वो जो एग्रोज जेल का जो पदार्थ आया था, दोनों को हम लोग अलग करते हैं। इस विधि को इल्यूजन कहा जाता है। इल्यूजन, जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और थोड़ा सा जो एग्रोज जेल का पदार्थ आ गया था, दोनों को हम अलग करते हैं, तो इस विधि को इल्यूजन की विधि कहा जाता है। हमें डीएनए जो कि उपयोगी जीन है, ऐसे उपयोगी जीन के और भी कॉपी चाहिए। जीन का परिवर्धन यानी उपयोगी जो जीन है उसका संवर्धन, यानी जो ज़्यादा हमको संख्या में चाहिए, उसके लिए हम लोग एक विधि लेते हैं, पीसीआर विधि, जिसे सबसे पहले कैरी मूलस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेजन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी इससे हमको पॉली यानी बहुत सारे श्रृंखलाओं की अभिक्रिया, बहुत सारे हमको डीएनए की कॉपी चाहिए। तो इस विधि में हमको चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमको ऐसा जीन चाहिए या ऐसा डीएनए जिसकी हमको कॉपी करना है, तो हम उस डीएनए का एक टुकड़ा लेंगे जिसको हम बोलते हैं
टेम्पलेट। जिस डीएनए का हमको कॉपी करना है उसको हम लोग बोल देते हैं टेम्पलेट। और दूसरा लेंगे एंजाइम। एंजाइम हमको कॉपी करना है ना, तो एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, तो दूसरा हम लोग ले लेंगे एंजाइम। और तीसरा पदार्थ हमारा होता है प्राइमर। प्राइमर यानी छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। और चौथा चीज़ है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी एडेनोसिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन जो डबल हेलिक्स बनाते हैं ना डीएनए के, तो ये न्यूक्लियोटाइड। ये जो चारों चीज़ें हैं इनको हम क्या करते हैं, जो पीसीआर की जो मशीन है उसमें हम डाल दिए। ये चारों जब मशीन डालते हैं तो जो हमारी पहली विधि है, आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, पहली विधि है डीनेचुरेशन या निष्क्रियकरण। हम मशीन को 95 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। और इसमें एक आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो एंजाइम है क्योंकि बहुत ज़्यादा 95 डिग्री सेल्सियस में रहता है, इसलिए इसके लिए हम लोग एक खास एंजाइम टाक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो गर्मी को सहन कर पाए ऐसा एंजाइम यूज़ करते हैं। तो पहली विधि में हम लोग, जो पहली विधि डीनेचुरेशन या निष्क्रियकरण है, मशीन को 95 डिग्री सेल्सियस में डाल देते हैं, जिसमें क्या होता है आप देख रहे हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं, अपनी अपनी स्थिति, दोनों डबल हेलिक्स है लेकिन दोनों अपनी अपनी स्थिति बना रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, अपनी अपनी स्थिति में ये जा रहे हैं, यानी ये अलग हो, डीएनए के जो स्ट्रैंड है अलग अलग हो गए। अब दूसरी विधि है एनिलिंग। एनिलिंग या उपक्रामक तापानुशीलन, यानी अब मशीन को 55 डिग्री सेल्सियस में हम रख देते हैं। इस विधि में क्या हो रहा है, देखो इस विधि में जो डबल अलग अलग स्ट्रैंड आए ना, उसमें अब प्राइमर जो छोटे क्या थे, अल्प न्यूक्लियोटाइड थे जो डीएनए क्षेत्र के पूरक थे, वो प्राइमर आके जुड़ने लगे हैं, अलग अलग स्ट्रैंड में जुड़ने लगे हैं, ये जुड़ गए। इसको हम लोग बोलते हैं उपक्रामक तापानुशीलन या एनिलिंग की विधि। अब तीसरी विधि को हम बोलते हैं एक्सटेंशन या उपक्रामकों का विस्तार, जिसमें टाक पॉलीमरेज एंजाइम आकर क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको प्राइमर के साथ धीरे 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 जोड़ने लगता है, और हमको नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दो डीएनए के स्ट्रैंड मिल गए। नीचे की तरफ भी मिल गया, देखिए ऊपर की तरफ भी यानी एक से हमको दो मिल गए कि नहीं डीएनए के। इसी प्रकार हम कई डीएनए बना सकते हैं पीसीआर विधि द्वारा, यानी हमारे जो उपयोगी जीन है उसका संवर्धन हम पीसीआर विधि के द्वारा कर सकते हैं। अब हमने पुनर्योगज डीएनए प्राप्त कर लिया है। इस पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीव में निवेशन या कोशिका, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीव में निवेशन या कोशिका, उसके अंदर हम कैसे डालेंगे। तो इसके लिए ना कई विधियां हैं। कभी कभी क्या होता है, जब प्लाज्मिड को हम कट करते हैं, जैसे देखो चित्र में देखिए, प्लाज्मिड को जब हम कट करते हैं, प्लाज्मिड के दोनों स्टिकी एंड्स हैं, स्टिकी एंड से तो कभी कभी खुद से ही, देखो चित्र में, खुद से ही चिपक जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि ये तो कोई दूसरा चीज इसमें आया ही नहीं ना, इसलिए इसको बोल देते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें हम प्लाज्मिड को कट किए प्रतिबंधन एंजाइम से और अपने पसंद का एंजाइम हम डाल दिए, तो इसको हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड भी है और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा। और दूसरा जो अपने ही स्टिकी एंड जिसके चिपक गए, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। उसके बाद माना कि हम ये 3 सेल लेते हैं। अब इन 3 सेल में हम इस वेक्टर को, इस प्लाज्मिड को एंट्री कराने की कोशिश करते हैं। ये हमारे तीनों सेल हैं, ये ए में चला गया, सेकंड में चला गया, लेकिन तीसरे वाले में वेक्टर गया ही नहीं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन ट्रांसफरेंट या नॉन रूपांतरज, यानी रूपांतरित ही नहीं हुआ, उसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन रूपांतरज, उसके अंदर क्योंकि प्लाज्मिड गया ही नहीं। और ए और बी जो हम देख रहे हैं उसमें गया, इसीलिए उसको हम लोग बोल देते हैं रूपांतरज और ट्रांसफॉर्मेंट कह देते हैं। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रूपांतरज और नॉन रूपांतरज तो हम लोग चुन लिए। अब एक में हम डाल देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और दूसरे में डाल देते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो अब इसको लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कोशिका में रूपांतरज वाला गया है और किसमें अरूपांतरज गया है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर या तो वर्ण योग्य चिन्हक। ये क्या होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन जो हेल्प करेंगे कि कौन सा सेल रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कौन सा
ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन फॉर्मेंट, यानी वेक्टर किस में गया किस में नहीं गया, ये जो जीन है या बोलना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर वर्ण ये चुनते हैं कि इसमें वेक्टर जाएगा इसमें नहीं जाएगा। नहीं तो क्या मतलब है, इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियों में इतने बड़े बड़े मशीन में हम लोग कई बैक्टीरिया उगाने की कोशिश करेंगे और ये ट्रांसफॉर्मेंट इसके अंदर तो वेक्टर जा ही नहीं रहा है, तो उसको चुनने का कार्य ये सेलेक्टेबल मार्कर करते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मानो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले लिए हम, और लेते हैं हम टेट्रासाइक्लिन जो जो रहता है बैक्टीरिया को मारता है क्योंकि एंटीबायोटिक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेट्री डिश ले लिए, इस पेट्री डिश में अगार जेल, अगार को पानी में मिला के हम लोग रख देते हैं, तो अगार जेल डालते हैं और 3 प्रकार के बैक्टीरिया हम लोग इसमें इस पेट्री डिश में डाल देते हैं। जब इसके ऊपर हम लोग एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन को छिड़क देंगे इसमें। जब हम इसके ऊपर छिड़ेंगे तो ये जो पेट्री डिश दिख रहा है इसमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया जिसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन होगा वही तो बचेगा ना, क्योंकि मेरे पास तो बचने का औजार है भाई और दूसरों के पास तो औजार ही नहीं है, तो जिसके पास वो जीन रहेगा वही बचेगा और जिसके पास वो नहीं है वो जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया बच जाएगा वो कॉलोनी बनाएगा और उसी को हम बड़े बड़े जो मशीनों पर डाल के उस बैक्टीरिया को बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार सेलेक्टेबल मार्कर जो है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड को चुनने का कार्य करता है। क्लोनिन संवाहक या वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर, वह डीएनए अणु जिसे पोषक कोशिका या होस्ट में स्थानांतरित करने पर अपनी कॉपी बना सके या अपने प्रतिकृति बना सके, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर है इसमें क्या गुण होना चाहिए, एक डीएनए पर और भी अपने जो डीएनए दूसरे जो डीएनए है उस पर जोड़ा जा सके, यानी इसके अंदर अगर इसको हम काटते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा तो दूसरा हम फॉरेन डीएनए इस पर जोड़ा जा सके, ऐसा इसमें गुण होना चाहिए। तो अधिकतर हम लोग क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग संवाहक के रूप में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं। तो अब ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज क्या है, प्लाज्मिड जो है गोलाकार डीएनए अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए है, यानी प्लाज्मिड जो है गोलाकार गोल संरचना का है और ये कोशिका के किसी भी जीवाणु के अंदर रहता है, उसका एक अपना अतिरिक्त डीएनए है। उसके अलावा ये प्लाज्मिड गोल आकार में रहता है, डबल हेलिक्स डीएनए में रहता है और जब हम प्लाज्मिड को अगर निकाल भी लेते हैं तो ये जो जीवाणु है वो खत्म नहीं होगा क्योंकि अतिरिक्त उसका गुणसूत्री डीएनए है। और दूसरा हम देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम से क्या लग रहा है कि जीवाणु से संबंधित होगा या जीवाणु के लिए लाभप्रद, लेकिन ये क्या करता है, ये ऐसा विषाणु है जो जीवाणु पर हमला करता है। किसी भी जीवाणु पर क्या करता है, वो चिपक जाता है, जैसे चित्र में देखो चिपक जाता है और उसके अंदर क्या करता है, अपना डीएनए छोड़ देता है। उससे क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का जीवाणु जो है जीवाणु के अंदर चला गया और वो उसके अंदर अपनी क्या करता है, कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं वो अपना एक प्लाज्मिड में अपना जीन्स को छोड़ दिया तो उससे क्या बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इन लोग को हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग संवाहक बोलते हैं। यानी हम समझ गए कि प्लाज्मिड में भी ये गुण है और बैक्टीरियोफेज में भी ये गुण है कि इसको हम कट करके दूसरे डीएनए को जोड़ सकते हैं, दूसरे के साथ जुड़ने का इसमें गुण पाया जाता है, इसलिए ये क्लोनिंग संवाहक कहलाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर प्लाज्मिड का ही उपयोग हम क्लोनिंग वेक्टर के रूप में करते हैं। PBR 322 वैज्ञानिकों के द्वारा जो नेचुरल प्लाज्मिड हैं उनको बनाया गया है, यानी कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया है जो ई कोलाई होता है। ई कोलाई आप डायग्राम में दिख रहे हैं, इसके डीएनए खंड को निकालकर प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके PBR 322 एक प्लाज्मिड बनाया गया है जो कि वैज्ञानिकों के लिए ज़्यादा उपयोगी था। अब PBR 322 क्या है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, PBR 322 का अर्थ क्या है, P का अर्थ है प्लाज्मिड, B और R यानी जिन्होंने इनको बनाया वैज्ञानिकों के नाम, B से बॉलिवर, R से रॉड्रिक्स और 322
कितने, बॉलीवर रॉड्रिग्स ने बहुत सारे प्लाज्मिड बनाए होंगे, तो 322 उसका नंबर है जिस नंबर पे उन्होंने इसे बनाया था। तो PBr 322 इस प्रकार इसका नामकरण किया गया। आप देख रहे होंगे कि डबल हेलिक्स है, जो PBr 322 प्लाज्मिड है, डबल DNA के खंड है। और हमेशा याद रखिएगा PBr 322 में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन, यानी ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, टेट्रासाइक्लिन, दूसरा एम्पिसिलिन। जो टेट्रासाइक्लिन है उसमें 2 रिकॉग्निशन साइट होते हैं, BAMH1 और दूसरा है SAL1, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। अगर याद रखने के लिए इसको हम बोल सकते हैं बमसेल। ये 2 रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पर ये जीन कट सकता है और उसके जगह में दूसरे DNA के जीन को हम ऐड कर सकते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन का है। और दूसरा हम देखते हैं एम्पिसिलिन में 2 रिकॉग्निशन साइट है, PVU1 और दूसरा है PST1। जैसा कि आप चित्र में ये देख रहे हैं, ये उसका रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पर ये कट सकता है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं, यानी पास में ही कई क्लोनिंग साइट ऐड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं CLA1, हिंद 3rd, EcoR1, ये सब प्रतिबंधन एंजाइम है जो पास में स्थित है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ROP लिखा हुआ है। ROP यानी रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ऐसा सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाता है और जो प्रोटीन क्या है, प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए और कॉपी बनाने के लिए उसको हेल्प करता है। यह है ROP। ROP के साइड में ही आप देख रहे हैं PVU सेकंड। ये क्या है, PVU आप 1 जो देखे थे बिल्कुल उसके सीधे में आपको PVU सेकंड दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो रचना है PBr 322 की है। और एक आप देख रहे होंगे ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से प्रतिकृति बनना स्टार्ट होता है उस जगह को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कॉपी बनने की स्टार्टिंग एक साइट तो होनी चाहिए, तो वही साइट या वही जगह होती है ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग स्थल, रिकॉग्निशन साइट को हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं, इसलिए कि जब ये रिकॉग्निशन साइट पर DNA का कोई खंड हटेगा तभी तो दूसरा खंड आकर उसमें ऐड होगा, इसलिए इसे हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। क्योंकि इसका जीन हटेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा। और एक वेक्टर के अंदर हमेशा एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन पॉइंट होना चाहिए ना, एंजाइम कट करने के लिए आता है तो एक ही साइट होना चाहिए। इसलिए अगर वो बहुत सारे जगह को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो जो प्लाज्मिड है पूरा कट जाएगा। इसलिए हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह होंगे तो वो बहुत सारे जगह से कट कर देगा और वो प्लाज्मिड जो है खराब हो जाएगा। उत्पादों के अधिक मात्रा हेतु हमें बायोरिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसमें हम 100 से 1000 लीटर तक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जहां सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों और एंजाइम में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसमें उसका pH मान, तापमान, क्रियाधर, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन सभी उपलब्ध रहते हैं। यानी उसको सही अनुकूल परिस्थितियां कहाँ से प्राप्त होती हैं, उस उत्पाद को बायोरिएक्टर से। अधिकतर जो बायोरिएक्टर हम यूज़ करते हैं उस बायोरिएक्टर को हम विलोडन प्रकार का बोलते हैं। विलोडन का अर्थ या स्टीयरिंग बोलते हैं। विलोडन या स्टीयरिंग का अर्थ है जैसे हम ग्लास में शक्कर डालते हैं और एक चम्मच से घुमाते हैं, उसको विलोडन बोलते हैं। तो अधिकतर इसी प्रकार का ही बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं जिसको हम साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर कहते हैं। जैसे चित्र में देख रहे हो, इसमें अम्ल क्षार pH नियंत्रण हेतु, वाष्प निर्जलीकरण हेतु एक मोटर लगा हुआ है और एक प्रक्षोपक तंत्र है जो कि घूमता है, और इसमें वायु अंदर आने के लिए, बाहर आने के लिए कुछ नली लगी हुई है जिससे कि वायु अंदर आता है और बाहर की तरफ भी जाता है। और इसमें एक फैन तोड़ने वाला तंत्र लगा हुआ है। इसका क्या काम है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जब बहुत घूमता है तो उससे कई केमिकल बनते हैं जिससे झाग बन जाता है। उस झाग को तोड़ने
का ये कार्य करता है। और दूसरा जो होता है उसे हम दंड विलोडक हौज बोलते हैं, जिसमें क्या स्पार्जिंग रिंग लगा होता है। ये जो है टैंक के जो अनुपयोगी हवा है और जो गैस है उसको ऊपर की तरफ जो है बाहर की तरफ से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस प्रकार बायोरिएक्टर हम देखते हैं जो कि उसमें कई तंत्र लगे रहते हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो कई पॉट लगे हुए हैं, पीएच पॉट और झाग नियंत्रण, न्यूट्रिएंट पॉट, अगर हिंदी में बोलूँ तो पीएच नियंत्रण कक्ष है, झाग नियंत्रण कक्ष है, तापक्रम नियंत्रण कक्ष और ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, ये सब इस बायोरिएक्टर में लगे होते हैं। बायोरिएक्टर के ही द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे हमारा जो अंतिम इसका विधि है, अंतिम विधि है अनुप्रवाह संसाधन। जैसा आप देख रहे हैं अनुप्रवाह संसाधन का अर्थ है जो जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण हो जाने के बाद जो हमको मिलता है, यानी इस बायोरिएक्टर से हमको कोई एंटीबायोटिक प्राप्त करना है, कोई वैक्सीन प्राप्त करना है, जो भी चीज़ हम लेके आते हैं तो उसको सीधे मार्केट में तो नहीं अब बेच सकते। उससे पहले हमको उसका क्या करना पड़ेगा, उसका शोधन, उसका पृथक्करण, उसकी साफ सफाई तो करना पड़ेगी। उससे पहले और कई विधियाँ होती हैं जैसे कि चिकित्सीय परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, ऐसे और कई बहुत सारे उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक बनाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, पहले किसी जानवरों में या कुछ मनुष्यों में ट्राई किया जाता है, क्या ये मेडिसिन सही काम करता है, सीधे हम लगा नहीं सकते। तो इस प्रकार चिकित्सीय परीक्षण उसका एक बार टेस्ट किया जाता है। इस प्रकार बायोरिएक्टर से जो भी हमको सामान मिल रहा है, चाहे वह इंसुलिन हो सकता है या कोई भी एंटीबायोटिक हो सकता है, कोई भी दवाई हो सकती है, तो उसको पहले उसका पूरा कार्यक्रम पृथक्करण शोधन होगा, उसके बाद ही उसको हम बॉटलों में डालकर मार्केट में ले जा सकते हैं। और उससे पहले उनका जो है प्रिजर्वेटिव के साथ उनको क्या किया जाता है, उचित परीक्षण के साथ संरूपित या प्रिजर्वेटिव, जैसे घर में बहुत दिन तक अचार को रखने के लिए या किसी चीज़ को बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही उस मेडिसिन को उचित संरूपक में रखा जाता है ताकि वह बहुत दिन तक चल पाए। इस प्रकार बायोरिएक्टर से हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी भी मेडिसिन का या एंटीबायोटिक्स का उत्पादन कर सकते हैं।